दोस्तों, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे मेरी नानी ने बताई थी जब हम बचपन में छोटे थे। हम अक्सर नानी के घर जाया करते थे। हम सब रात में बैठकर आपस में बहुत बातें किया करते थे। हमें बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनना बेहद पसंद था, इसीलिए हम नानी से अक्सर ये कहते थे कि नानी हमें भूतों की कहानियां सुनाओ। पहले तो वो हमेशा मना कर देती थी, पर हमारी बहुत जिद करने के बाद उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ती थी। आपको एक बात बताऊं, वैसे तो मेरे पास नानी की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है, जब गांव में बहुत कम डेवलप हुआ था। उन दिनों यूं समझिए इतनी लाइट भी नहीं आती थी। और तो ये बात गर्मी की है। एक बात की बात है, मेरे मामा अपने खेतों में सो रहे थे, क्योंकि उस टाइम चोर बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने गन्ने उगाए हुए थे, जो कि ठीक उसी दिन के अगले दिन मील पर लेकर जाने थे। मामा करीब 9 बजे तक खाना खा पी कर खेतों की ओर चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया और आराम से चारपाई पर लेट गए। उस वक्त तक 12 या 1 बज चुका होगा। वो ठीक आधी नींद में ही थे कि अचानक उन्हें किसी के पैरों की चलने की आवाज आई। उन्हें लगा शायद कोई चोर होगा। वो एकदम से उठे और देखने लगे। पहले तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें कुछ दिखाई दिया। देखने में वो दूर से किसी कुत्ते जैसा लग रहा था, लेकिन वो कुत्ता उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। धीरे धीरे वो उनके पास आ रहा था। वो कुत्ते जैसे दिखने वाली चीज एक सूअर का रूप लेने लगी। मतलब वो साइज से ज्यादा बढ़ गया था। और तो और वो जैसे जैसे उनके पास आ रहा था, साइज लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उस टाइम वो तकरीबन 50 कदम की दूरी पर था। धीरे धीरे आकार फिर से बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो अपने 2 पैरों पर चलने लगा। दोस्तों, मामा बहुत हिम्मत वाले थे। वो एक बार को तो इस चीज से डरे नहीं, लेकिन जैसे ही उन्हें उसकी धुंधली सी परछाई जैसा आकार दिखा, तो अचानक उनके दिल में एक डर सा बैठ गया। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसकी तरफ देख पाए। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पैरों में ताकत नहीं रही। वो भागने की सोचकर भी भाग नहीं पाए। बस कुछ ही सेकंड बाद वो परछाई जैसी चीज उनकी चारपाई के पास आ गई। वो चुपचाप डर के मारे दूसरी साइड सोने का नाटक करने लगे। उन्हें उस चीज की सांस साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो जो कुछ भी था वो चुपचाप उनकी चारपाई पर लेट गया। साथ ही आपको एक और बात बता दूं, मेरे मामा बहुत हट्टे कट्टे थे। उन्हें लगभग सोते हुए महसूस हो रहा था कि उस चीज का साइज उनसे डबल होगा। मतलब बहुत चौड़ा था। वैसे तो चारपाई पर 2 आदमी आराम से सो सकते हैं, लेकिन उस टाइम वो जो भी था उसने आधी से ज्यादा चारपाई घेर रखी थी। मामा ने बताया था कि उसके शरीर पर बहुत बाल थे, जैसे कि किसी भालू के होते हैं। लेकिन ये सब कुछ कब तक चलता? मामा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो सोच रहे थे कि शायद आज वो नहीं बचने वाले। खैर, वो थोड़ा सा खिसक गए। साथ ही आपको ये भी बता दूं, जिस खेत में वो सो रहे थे उससे कुछ ही दूरी हमारे थान के खेत है। वो हमारे पूर्वज है। वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन मामा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। पर जैसे तैसे करके उन्होंने उस थान की तरफ देखा। उन्हें अचानक दिमाग में आया कि उनकी जेब में एक बीड़ी का पैकेट पड़ा है। उन्होंने चुपचाप बहुत ही ध्यान से वो पैकेट निकाला और बीड़ी जला ली। पता नहीं, कहते हैं कि भूत आग से डरते हैं, लेकिन वो नहीं डरा। जैसे ही उन्होंने बीड़ी जलाई तो अचानक उस चीज ने उन्हें जोर से धक्का मारा। अब मामा चारपाई के बिल्कुल कोने पर खिसक गए, लेकिन उन्होंने बीड़ी नहीं छोड़ी। जैसे ही बीड़ी बुझने वाली थी तो उन्होंने तुरंत ही दूसरी जला ली। दूसरी ओर उस चीज को इससे दिक्कत थी, वो जैसे ही बीड़ी जलाते तो उन्हें बहुत जोर का धक्का लगता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें चारपाई से नीचे गिराना चाहता था। मामा ने बताया था कि उसने मुझे कई बार गिराने की कोशिश की। उसके बाल बहुत शार्प थे, बहुत बड़े बड़े, लेकिन एक बार भी मामा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देख सके कि कैसा दिखता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि यह संघर्ष सुबह तक चला। उन्हें नींद में भी यही लग रहा था कि वो एक धक्का ऐसा मारेगा कि चारपाई से नीचे गिरा देगा। सूरज निकलने वाला था। उन्होंने वो बीड़ी का पैकेट उसी दिन खरीदा था, तो अभी भी उसमें एक बीड़ी और बची हुई थी। वो बीड़ी को हाथ में पकड़े यही सोच रहे थे कि आखिरी बीड़ी है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। वो इस वक्त बस अपने देवी देवताओं को याद कर रहे थे। वो उनसे लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि हे इष्ट देव, मेरी रक्षा करो। उसी बीच उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो उठ रहा है। उनके मन में जो डर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाले थे कि तभी उन्हें भारी सी आवाज आई, जा, छोड़ रहा हूँ तुझे। मैं कल रात तुझे मारने आया था, पर तू तो चारपाई पे सो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की तुझे गिरा दूं, मैं तुझे गिरा भी देता, लेकिन तेरे पूर्वज पूरी ताकत लगा रहे थे तुझको बचाने के लिए। तेरे पूर्वजों ने पूरी रात तुझे बचाने की कोशिश करी। उन्होंने तुझे गिरने नहीं दिया, पर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। लेकिन आगे से इतनी रात को मुझे दोबारा दिखा तो बचेगा नहीं। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद उन्हें बहुत खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि शायद उन्हें किसी ने छुआ है। उसी बीच उस चीज ने उसका हाथ इतनी जोर से नोचा कि खून निकल आया। इतना करने के बाद वो गुस्से में वापस जाने लगा। मामा ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि कोई भालू जैसा 2 पैरों पर चल रहा है और लगभग दूर जाते जाते वो किसी कुत्ते जैसा बन गया। अब वो 4 पैरों में चलता हुआ हवा में कहीं गायब हो गया। ये सब देखने के बाद उनके हाथ का दर्द तो गायब ही हो गया था। मतलब यूं समझिए कि डर का माहौल इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने हाथ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। देखा तो खून आ रहा था। बस फिर क्या था, वो जल्दी से उठकर घर की तरफ भागे। शायद सुबह के 4:30 बज चुके थे। वो भागकर जैसे ही घर पहुंचे तो दरवाजा पीटने लगे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो उन्होंने सबसे पहले पानी मांगा। सबके सब पूछने लगे कि क्या हुआ, ऐसे हड़बड़ाए हुए क्यों हो। घर में उनके की चोट को भी देख लिया था। पानी पीने के बाद उन्होंने सबको ये बात बताई। सबके सब एकदम शॉक्ड हो गए और डर भी गए। उनके हाथ का निशान देखकर सबको उनकी बात पर पूरा यकीन आ गया। वो निशान कोई छोटा मोटा निशान नहीं था, वो एक तरह का खरोचा हुआ निशान टाइप का था। खैर, उस दिन के बाद से बहुत दिनों तक वो खेतों पर रात में अकेले कभी नहीं गए। लेकिन ऐसा कब तक होता, इसके कुछ महीनों बाद वो रात में दोबारा जाने लगे। आखिरकार उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। हाँ, पर एक बात थी, उन्होंने अपने खेतों के पास एक छोटा सा कमरा बना लिया था ताकि अंधेरे में बाहर की बजाय वो अंदर सो सके। बस उस दिन के बाद से फिर कभी भी उन्हें ये सब कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा चलता रहा कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उन्हें ये चीज क्यों दिखाई दी। उन्होंने कई पंडितों ओझा से पूछा। पता चला कि वो एक चिन्ह था जो कि उन पर कई दिनों से नजर बनाए हुए था। वो श्राप तुम्हें मारने के लिए आया था। अगर उस रात तुम चारपाई से नीचे गिर जाते तो शायद नहीं बचते। और हाँ,
तुम्हारी बीड़ी जलाने की वजह से उसको बार बार गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो तुझे बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सबके पीछे एक ऐसा सच है जिसको इन सभी कहानियां सुनने वालों को जानना चाहिए। दोस्तों, पूर्वज सच में होते हैं, और मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, मैंने पाया है कि सबके घरों में उनके पूर्वजों को पूजा जाता है। कहीं ना कहीं उनकी शक्ति देवताओं जैसी होती है, और तो उन्हें देवता के बराबर ही पूजा जाता है। बस ये कहानी उन्हीं को ही समर्पित होती है, क्योंकि उनकी वजह से ही मामा चिंता बच पाए। खैर, इस बात को 50 साल हो गए हैं, और तो उनके हाथ का निशान मैंने भी देखा है, जो कि तकरीबन। खैर, ले चलता हूँ आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कुशल पांडे है। मैं नेपाल से रहा हूँ। आजकल हमारे साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी ये बात और ये कहानी सबको मालूम चले। दोस्तों, आपको पहले की कुछ बात बताता हूँ। जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं आपको हॉस्टल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना आपको बताना चाहूंगा कि मेरा हॉस्टल अस्पताल के पास था। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं रात को सोता था तो मेरे सपने हमेशा एक जैसे होते थे। मैं देखता था कि मैं उस अस्पताल में चल रहा था जहाँ हजारों लाशें रखी हुई हैं। ये सपना मेरे साथ हमेशा सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में होता था। हालांकि मुझे इसके पीछे का कारण तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के सदस्य भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा होना बंद हो गया। खैर, आपको बात बताता हूँ लॉकडाउन की। ये बात सेकंड लॉकडाउन की है। उस वक्त मेरे घर में सब कुछ अच्छा नहीं था, एक नेगेटिविटी सी महसूस हो रही थी। उन दिनों हमारा घर भी बन रहा था, तो मेरे पिताजी की भी एक फर्नीचर शॉप है। हमारे घर में हमारा एक ड्राइवर भी रहता था जिसका नाम अब्दुल था। घर की हालत देखने के बाद, हम लोगों की बातें सुनने के बाद, एक दिन अब्दुल ने हमसे कहा कि उसके ससुर एक मौलाना है, एक बार आप उनसे मिलकर देखिए, आपके घर की सारी नेगेटिविटी सब कुछ हटा देंगे। पिताजी ने उसकी बात सुनकर उसके ससुर को बुलाया। मौलवी जी ने कहा कि आपके घर में कुछ तो है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने एक बकरा और 20,000 रुपये पैसे लिए। घर में देखने के बाद वो खुद से कुछ और सामान मंगाकर हमारे और पैसे खर्च करवाने लगे। वो छोटे मोटे सामान 2 से 4,000 के पड़े। सब कुछ मुआयना करने के बाद वो हमारे घर से चले गए। उन्होंने बस हमारे घर में मुस्लिम मंत्र की एक फोटो कॉपी चिपका दी, बस वो भाग गया। अभी तक नहीं आया। ऐसा करने के बाद कुछ भी नेगेटिविटी दूर नहीं हुई, लाइफ और भी ज्यादा खराब हो गई। मेरा तो कुछ भी करने को मन नहीं था, पर खैर, हमने कुछ ही दिनों बाद हमारे घर के पास रहने वाले एक जगरी को बुलाया। अगर आपको जगरी के बारे में नहीं मालूम तो आपको बता दूं कि जिस इंसान के अंदर उनके देवी देवता आते हैं और वो उनके अंदर आकर नाचते हैं तो उन्हें जगरी बोला जाता है। इसकी एक अच्छी सी कहानी सर के चैनल पर भी है, आप जाकर सुन सकते हैं। खैर, उस इंसान ने रुद्राक्ष पहना था। वो हमारे घर की एक जगह पर बैठकर बहुत जोर से हिलने लगा। उसका शरीर बहुत तेजी से वाइब्रेट होने लगा। थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में किसी ने तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए काला जादू किया है, और तो उसने ये भी बताया कि वो तुम्हारे घर में रोज आता जाता रहता है, उसी ने काला जादू किया है। इन सब के बाद उन्होंने कहा कि ये 4 किले तुम्हें अपने घर के चारों कॉर्नर में गाड़नी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने एक नारियल भी दिया। कहने लगे कि भी इस नारियल को भी काट दो और कल सुबह ले जाके शमशान में फेंक देना। याद रहे, जब आप वहां से वापस लौटो तो पीछे मुड़ के मत देखना, और तो और किसी से भी बात मत करना। ये सब करने के बाद जब हम घर पर पहुंचे तो लास्ट में उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन उसको जड़ से नहीं निकाल सकते। मैंने बस उसकी ताकत को कम कर दिया है। 3 महीने के अंदर आपके घर में कोई परेशानी आने वाली थी, लेकिन अब वो परेशानी किसी छोटी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों, 3 महीने बीतने के बाद मेरी माँ का हाथ फ्रैक्चर हो गया। शायद ये दुर्घटना यही होगी जो कि उन्होंने बताई थी। बाकी बात रही काले जादू की, तो वैसे तो हमारे घर और फर्नीचर शॉप में हर रोज कोई ना कोई आता जाता रहता है। अब आप खुद ही सोचिए, हम किसी को भी ब्लेम तो नहीं कर सकते। हालांकि ये बात जगरी को पता थी कि ये सब कुछ किसने किया, पर उन्होंने भी हमें नहीं बताया। मैंने इन सब चीजों के बारे में और भी पता किया। मालूम चला ऐसे कई पुजारी होते हैं जो आपको जानकारी तो देते हैं, लेकिन सटीक नाम नहीं बता सकते। उनका ऐसा करना भी सही है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर उन्होंने आपको नाम बता दिया तो आप क्या करोगे? आप उसके घर पे जाकर उससे लड़ाई करोगे। ऐसे में पुलिस केस बन सकता है, क्योंकि बिना सबूतों के आपको ही अंदर किया जाएगा। खैर, इस कहानी के जरिए कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि लोगों को पता होने चाहिए। कुछ चीजें बाहर से भी पता चल जाती है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहानी पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद। फिलहाल ले चलता हूँ आपको अगले किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जमीर शेख और मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और ये कहानी मेरे साथ 2022 में हुई थी। एक दिन सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे मुझे मेरे बॉस का कॉल आया। कहने लगे कि कोई नए सेट का काम है। मैंने उनसे कहा ठीक है। उन्होंने मुझे नंबर और एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। उस वक्त मेरे साथ एक 14 साल का हेल्पर था। उसको भी काम करते करते सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। हम दोनों जैसे ही एड्रेस पर गए तो बाहर एक आंटी खड़ी थी। उस आंटी ने हमें अंदर बुलाया। सच कहूँ तो मैं जैसे ही उस घर के अंदर गया तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मतलब माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे किसी कमरे में एक छोटा बल्ब जल रहा था और देखने में घर बड़ा भी लग रहा था। अब आप ही सोचिए, जब आप किसी घर पे जाते हो तो कमरे में रोशनी होना लाजमी है। पर खैर, मैं इससे पहले भी काफी घर में गया हूँ। बस मेरे करियर का ये पहला घर था जो कि मुझे कुछ अलग लगा था। आंटी ने मुझे काम बताया कि मुझे क्या क्या करना है। हम 3रे नंबर के फ्लोर पर गए। उस बिल्डिंग में मुझे 2 फ्लोर पर काम करना था। पूरा काम देखने के बाद मुझे वहाँ 3 से 4 दिन का समय लगने वाला था, क्योंकि पूरा काम शुरू से करना था। पर खैर, हमें काम की शुरुआत करते हुए 5 मिनट भी ठीक से नहीं हुए थे कि अचानक हमारे मुंह के पास चाय आ गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए कि उस आंटी ने हमें कितनी बार चाय पिलाई होगी। मैं बताता हूँ, उन्होंने तकरीबन हमें 8 बार चाय पिलाई। और ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें मना नहीं किया, लेकिन वो मना करने के बाद भी बार बार ले आती। हमारा पहला दिन ऐसे ही निकल गया था। जब हम दूसरे दिन पहुंचे तो आंटी कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही थी। वो कहने लगी कि पहले क्या करते थे और आपके घर में कौन कौन है। सच कहूँ तो मैं सोच रहा था कि आंटी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ वाला उस आंटी से पहले दिन से ही डर रहा था। खैर छोड़ो, हमें सबसे ऊपर के फ्लोर में बस 2 कमरों का काम करना था। एक रूम को लॉक लगाया हुआ था, तो मैंने पूछा भी कि आंटी, आपने इस रूम को लॉक किया हुआ है, क्या हमें इसमें काम नहीं करना? आंटी ने कहा कि इस रूम में कोई काम नहीं है। इसके बाद मैंने भी कुछ नहीं पूछा,
खैर आंटी इतना कहकर जा ही रही थी कि मैंने आंटी को आवाज देकर कहा कि आंटी आज चाय नहीं पिला रहे। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, आंटी इतने गुस्से में आ गई कि उस टाइम पर मैं भी डर गया। खैर उनके जाने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो कि जैसे 2-4 दिन की चाय एक ही दिन पिला दी हो। खैर काम करते करते जो हमारा बगल वाला रूम था उसमें से बहुत ही अजीब महक आ रही थी। क्या बताऊं, बड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कोई जानवर अंदर मरा हुआ हो। वो मुझसे कहने लगा कि भैया उस आंटी को बोलो कि यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। मैंने उससे कहा कि छोड़ यार, ये साइड जल्दी से खत्म कर दे, मुझे तो ये आंटी ही ठीक नहीं लग रही है। लगभग शाम के 6 बजे होंगे। हम जब घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि अंदर से कोई लड़की रेहान को देख रही थी। मैंने सोचा कि छोड़ यार। फिर आंटी ने रेहान को एक बॉक्स दिया। रेहान मना कर रहा था लेकिन वो आंटी ने जबरदस्ती दे दिया। कहने लगी कि अकेले में खोलना और हाँ कल थोड़ा जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। रात में रेहान का कॉल आया, कहने लगा कि भैया मैं ये बॉक्स नहीं खोल रहा। मैंने उससे कहा कि ठीक है मत खोल, उसको ऐसे ही रहने दे। रेहान ने कहा कि भैया मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे वो आंटी ठीक नहीं लग रही। लेकिन मैंने उससे कहा कि बस एक ही दिन की बात है, फिर वहाँ कौन जाना चाहेगा। मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर माना। तीसरा दिन था, 29 मार्च, IPL फाइनल था। हम सोचे क्या जल्दी घर जाएंगे, पर पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। आंटी ने आते ही रेहान से पूछा कि बेटा क्या तुमने वो बॉक्स खोला। रेहान ने कहा नहीं आंटी। दोस्तों ये बात सुनने के बाद आंटी एकदम पागल सी हो गई। वो गुस्से में चिल्लाने लगी कि क्यों नहीं खोला, क्या मैंने यूं ही तुझे दिया था। आंटी इतनी तेजी से चिल्लाई कि अंदर से 2 लड़कियां बाहर आ गई। वो पहला दिन था जब मैंने उन दोनों लड़कियों को देखा। वो लड़कियां एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई जान ही नहीं है। खैर 10 मिनट के बाद वो आंटी थोड़ा शांत हो गई। रेहान अभी भी डरा हुआ था। मुझे बोलने लगा कि भैया मुझे यहाँ से जाना है। आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम ऊपर जा, मुझे रेहान से कुछ काम है, तुम अपना काम खत्म करो, मैं इसको भी थोड़ी देर में भेजती हूँ। मैं सोचने लगा कि आखिर रेहान से इसको क्या काम होगा। ना तो मैंने इस घर में कभी किसी आदमी को देखा है, और हाँ एक चीज़ और मैंने नोट की कि घर में कोई भी भगवान की मूर्ति, यहाँ तक की फोटोज भी नहीं थी। मैं ठीक सोच रहा था, इसीलिए मुझे वो आंटी ठीक नहीं लग रही थी। एक तो बात बात पर गुस्सा करती है। मन में ख्याल आया कि खैर जाने दो। रेहान कुछ ना बोल सका, वो चुपचाप वहीं खड़ा था और मैं ठीक ऊपर आ गया। 10 या 15 मिनट ही हुए होंगे, आंटी और रेहान ऊपर आ गए। आंटी ने वो लॉक वाला रूम खोला और अंदर गए तो दोनों में थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई। दोस्तों जब मैंने उस रूम में ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उस रूम के अंदर एक अलग ही मूर्ति थी, लाल कलर की, जिसके ऊपर 2 सींग भी थी। वो आंटी उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। एक तरफ रेहान बस खड़ा खड़ा ऐसे देख रहा था जैसे वो रेहान है ही नहीं। मैं उसको आवाज़ दे रहा था लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। दोस्तों मैं पहली बार डरा। इतने में ही नीचे से वो दोनों लड़कियां ऊपर आई। उन लड़कियों ने जैसे ही मुझे देखा तो वो एकदम शांत हो गई। सच कहूं तो उस रूम में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने तुरंत ही कुरान की आयत पढ़ी और रूम के अंदर गया। मैंने धीरे से रेहान के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि चल यहाँ से। लेकिन रेहान होश में नहीं था। वो आंटी मंत्र पढ़ते पढ़ते मुझे बाहर जा बोल रही थी, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने आयत पढ़ते पढ़ते रेहान को बाहर निकाला और सीधा नीचे भागा। रेहान की पूरी आंखें लाल हो रही थी। उसको देखकर अजीब सा डर लग रहा था। मैंने तुरंत ही बाइक चालू करी और रेहान को आगे बैठाकर सीधा रेहान के घर पर पहुंचा। उसके अम्मा पूछने लगे कि क्या हुआ रेहान को। मैंने उनके घर वालों को सब कुछ बताया तो वो भी एकदम से डर गए। वो रेहान को लेकर सीधा मौला। फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। साथियों आपको अपना नाम नहीं बता सकते, लेकिन मैं एक कहानी अपनी शेयर करना चाहते हैं। कहानी आज से 4 साल पुरानी है। हमारे घर के पास एक कॉलोनी है जहाँ 4 लड़के रात के 1 बजे के आसपास जुआ खेल रहे थे। कॉलोनी के पीछे वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो सब लोग 11 बजे तक अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी 11 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। उस रात वो काफ़ी देर तक बैठे रहे और तो जिस जगह पर वो लोग बैठे थे वही पास में एक शमशान घाट था। वैसे तो वहाँ किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उस रात जो लड़कों के साथ हुआ वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जुआ खेलते खेलते उन्हें अचानक पायल की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई कॉलोनी की औरत होगी, बस इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो भूल गए कि वो आवाज़ शमशान घाट की तरफ से आ रही थी। जब वो लोग उधर देखने गए तो लोगों ने देखा कि औरत ने जो लाल साड़ी पहनी थी एक कब्रिस्तान से उठ रही थी। वो एकदम से खड़ी हो गई। उसे देखकर चारों डर गए। उनमें से 2 लोग भागकर एक ऑटो में छिप गए और बाकी बचे 2 कॉलोनी की छत में चढ़कर छुप गए। उन लोगों का घर कॉलोनी की दूसरी तरफ था जहाँ ठीक वो चुड़ैल थी। खैर वो छत में छुपकर उस औरत को देख रहे थे। वो औरत काफी देर तक घूमती रही और तकरीबन 10 मिनट बाद वो अचानक गायब हो गई। ये कहानी मुझे मेरे भाई ने बताई थी। साथ के साथ उसने ये भी बताया कि 3 लड़के रात में 12 बजे के बाद 12 बजे के करीब बर्थडे मनाने पार्क में गए थे। जहाँ वो पार्क था वहीं पास में हिंदू लोगों को जलाया जाता था। उन लोगों को गर्मियों के मौसम में भी वहाँ ठंड लग रही थी। खैर उन्होंने पार्क में केक काटा और फोटो खिंचवाई। घर आने के बाद उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई। अचानक से जब सुबह उठकर उन्होंने फोटो देखी तो उन्होंने फोटो में जो देखा उनकी हालत एकदम खराब हो गई। उन्होंने देखा कि हर फोटो के पीछे एक काले कपड़े पहना इंसान बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा था। और तो और उन 3 लड़कों में से एक लड़का तो 7 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। ये कहानी मेरे भाई को किसी ने बताई थी जो कि हमारे ही मोहल्ले की है। बाकी आपको कितनी सच लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगली कहानी की ओर। मेरा नाम मोहित है और मैं हिमाचल प्रदेश सोलान डिस्ट्रिक्ट का हूँ। आज मैं आपको अपने मामू की आप बीती बताना चाहता हूँ। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मेरे मामू हलवाई का काम करते हैं। एक दिन अपना काम करते करते वो अपनी दुकान से जा रहे थे। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। रात के तकरीबन 1 बज गए थे। बात दरअसल ये है कि दिवाली के समय कई सारी मिठाइयाँ बनानी पड़ती है। बस इसी सिलसिले में उन्हें इतनी रात हो गई। खैर जिस रात वो जा रहे थे उस दिन ढूंगास की रात थी। हिमाचल में होता है कि एक रात ढूंगास की रात होती है, मतलब उस दिन भूत प्रेत की शक्तियाँ ज़्यादा काम करती हैं। मामू साइकिल से घर को जा रहे थे और मेरे मामू को बीड़ी पीने की बहुत आदत है। उन्होंने उस वक्त बीड़ी भी जलाई हुई थी। एक हाथ से हैंडल पकड़े और दूसरे हाथ से बीड़ी लगातार रास्ते को नाप रहे थे। चलते वक्त जैसे ही वो सुनसान रोड से निकले तो अचानक उन्हें एक औरत की पायल की आवाज़ सुनाई थी। उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा। उन्होंने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, पर उन्हें क्या पता था वो पायल की आवाज़ अब उनसे लिफ्ट मांगने वाली है। मामू के हाथ में बीड़ी थी। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कोई लड़की ऐसे रास्ते में अकेली क्या कर रही है, लेकिन उनके दिल में एक अच्छा इंसान भी जागा। उन्होंने उसे साइकिल पर बैठा लिया। मामू ने दोबारा बीड़ी अपने मुंह से लगाई और साइकिल चलाने लगे। चलते चलते साइकिल की चेन खराब हो गई।
उन्होंने लड़की को बोला कि थोड़ी देर उतर जाओ, साइकिल की चैन निकल गई, चढ़ानी पड़ेगी। मामू के बोलते ही लड़की साइकिल से उतर गई, लेकिन जैसे ही मामू झुके तो उन्होंने देखा कि लड़की के पैर उल्टे थे। मामू समझ चुके थे कि वो एक चुड़ैल के चक्कर में पड़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामू को इतना पता था कि भूत प्रेत आग से डरते हैं। उन्होंने तुरंत ही माचिस निकालकर एक बीड़ी को और जलाया। दोस्तों उसी वक्त उस लड़की यानी कि उस चुड़ैल ने मामू के हाथ से छीनकर वो बीड़ी फेंक दी। कहने लगी कि इसे मत पियो, मुझे बस जल्दी से अपने साथ ले चलो। मामू को पता था कि थोड़ी ही दूरी पर एक गांव है, वहां पर नेगल के लोग रहते थे जो कि अक्सर आग जलाए रखते थे। मामू ने उस औरत से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तुरंत ही उन्हें बैठने का इशारा किया और साइकिल को बहुत तेजी से चलाया। वो जल्दी उस गांव के पास पहुंच गए। शुक्र था कि वहां 4 लोग आग जलाए बैठे थे। मामू ने आओ देखा ना था, वो साइकिल इतनी तेज चलाने लगे कि उसने उस औरत की सारी आवाजों को इग्नोर कर दिया। दोस्तों आपको बता दूं, मामू इतना घबरा गए कि उन 4 लोगों के सामने आकर एकदम से बेहोश हो गए। होश में आने के बाद उन चारों ने मामू से कहा, शायद तुमने दारू पी रखी थी इसलिए गिरने के कारण बेहोश हो गए। लेकिन जो मामू ने अभी तक देखा था और जो सहते हुए आए थे वो उनके अलावा कौन जान सकता है। ये बात मामू ने तकरीबन 3 साल तक किसी को नहीं बताई। वो तो एक दिन ऐसे ही घर में खुशी का माहौल था, बच्चे वगैरह आए हुए थे, उसी बीच एक सीरियल चल रहा था जिसे देखने के बाद मामू ने अपनी कहानी बताई। खैर हम सब लोगों के लिए तो एक मजाक है, मनोरंजन भी अच्छा हो जाता है, लेकिन मामू ने जब बताया कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो वाकई कलेजा बाहर को आ जाता है। बाकी दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ। धन्यवाद।